तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन राइट आइटम्स की थोड़ा डीप में। तो ट्रांजैक्शन राइट आइटम्स बेसिकली क्या है, अप टू 100 आइटम्स को एक एटॉमिक यूनिट बना देते हैं। आपको एक आइटम पे कुछ इंसर्ट या डिलीट करना है, लेकिन अगर आपको एक साथ 10 या 15 या 20 या 100 के कॉम्बिनेशन में इंसर्ट या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो आप एटॉमिक रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन राइट आइटम्स काम आता है। क्योंकि इन 100 में से अगर एक भी फेल होगा तो पूरी ट्रांजैक्शन जो है रोल बैक हो जाएगी। अब इसमें किस तरह के ऑप्शंस किस तरह के ऑपरेशंस अलाउड होते हैं, इसमें पुट ऑपरेशन अलाउड है, अपडेट, डिलीट और एक कंडीशन चेक है जो कि एक्चुअली डाटा को मॉडिफाई नहीं करता है बट बेसिकली कंस्ट्रेंट्स चेक करता है और जो कि बहुत यूज़फुल है। तो देखिए इस एग्जांपल में मैं ट्रांजैक्शन राइट आइटम्स का आप देखेंगे कि इसमें मैं स्क्रीन में एक बैलेंस को अपडेट कर रहा हूँ, मतलब कि एक अकाउंट से डेबिट कर रहा हूँ अमाउंट को और एक अकाउंट में क्रेडिट कर रहा हूँ, जो कि एक सिंपल अमाउंट ट्रांसफ़र की ट्रांजैक्शन है। लेकिन इसमें मैंने कंडीशन चेक भी कर रहा हूँ कि अमाउंट जो है वो डेबिट तभी करे जब अमाउंट जो है वो बैलेंस से ज़्यादा है। तो इसमें कंडीशन जो है वो कुछ भी डाटा मैनिपुलेट नहीं कर रही है बट चेक है, और अगर ये कंडीशन फेल होती है तो भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। तो अकाउंट ए में अगर डेबिट करते हुए कोई प्रॉब्लम हुई तो ट्रांजैक्शन फेल होगी, कंडीशन फेल हुई तो ट्रांजैक्शन फेल होगी, और अकाउंट बी में अगर कुछ क्रेडिट करते हुए फेलियर आया तो भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। तो इस तरह से हम ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सिंपल है क्योंकि आप इजीली रिलेट कर सकते हैं एसक्यूएल बैकग्राउंड से कि कैसे वहाँ पे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होता है। तो एक और इसमें मैं एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यूज़र क्रिएशन का। फॉर एग्जांपल एक यूज़र है जो अपना ईमेल अकाउंट रजिस्टर कर रहा है पहली बार जीमेल में, और वो यूज़र भी बना रहा है, और लेकिन वो यूज़र आईडी हम उसकी बैकएंड से जनरेट कर रहे हैं, बट उसका जो ईमेल एड्रेस है वो खुद चूज़ कर रहा है। तो इस केस में जो है, अगर ईमेल एड्रेस या यूज़र आइटम दोनों पर ही लॉक है, मतलब दोनों पर ही हम चेक कर रहे हैं कंडीशन, और दोनों को ही हमने एक ही ट्रांजैक्शन में डाला हुआ है। अब हम ये कर कैसे रहे हैं वो मैं आगे बताता हूँ डिटेल में। देखिए इसमें ना हम क्या कर रहे हैं कि सिंगल टेबल का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। मैं सिंगल टेबल का यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आपने सिंगल टेबल वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब उसमें बेसिकली क्या है ना कि एक ही टेबल के अंदर मैं यूज़र आईडी को भी पार्टीशन की में डाल रहा हूँ और मैं ईमेल आईडी को भी पार्टीशन की में डाल रहा हूँ। तो मैं दोनों के साथ प्रीफिक्स यूज़ कर रहा हूँ, यूज़र और ईमेल, और दोनों को मैं यूनिक तरीके से मेंटेन करूँगा पार्टीशन की में। शॉर्ट की में भी मैं सेम डाल रहा हूँ, यूज़र के लिए यूज़र जो आईडी है और ईमेल के लिए ईमेल आईडी, ताकि मैं दो ईमेल पार्टीशन की और शॉर्ट की के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल यूज़र को रिट्रीव कर सकूं। लेकिन अब मैं क्या है कि ट्रांजैक्शन में इन दोनों डिफरेंट आइटम्स को एक ही ट्रांजैक्शन में मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा यूज़र क्रिएट हो तो तभी हो जब ईमेल एड्रेस भी क्रिएट हो, मतलब या तो दोनों क्रिएट हो या दोनों फेल हो जाएं। तो ये मेरी ट्रांजैक्शन का बाउंड्री है। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि जैसे एक जो यूज़र है, फॉर एग्जांपल आशा, उसने क्या करा कि अपना यूज़र क्रिएट करने की कोशिश करी, और उसकी यूज़र आईडी बैकएंड से जनरेट हुई 1001, और उसका ईमेल उसने खुद डिसाइड करा, आशा@मेल। अब क्या हुआ कि सेम टाइम पे बैन एक और यूज़र है, उसने भी यही आईडी यूज़ करने की कोशिश की, मतलब आईडी मीन्स उसने ईमेल एड्रेस सेम रखने की कोशिश करी, और उसका जो यूज़र है वो आईडी है वो बैकएंड से जनरेट हुआ, तो वो डिफरेंट है। अब इस केस में ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी, वो इसलिए क्योंकि दोनों का यूज़र आईडी भले ही अलग है लेकिन दोनों का ईमेल सेम हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र बने ही ना। तो एक जो पहले, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ऑप्शन ले रहा हूँ कि आशा ने पहले ये यूज़र क्रिएट कर लिया अपना, तो आशा की जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेस हो जाएगी, लेकिन बैन की फेल हो जाएगी। भले ही उसका यूज़र आईडी यूनिक है लेकिन ईमेल एड्रेस वाला कंस्ट्रेंट वायलेट हो गया। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है आइडेम्पोटेंसी का, कि क्या होता है कि जब हम ट्रांजैक्शन कमिट करते हैं तो ट्रांजैक्शन भी कभी फेल हो सकती है। मतलब आपने ट्रांजैक्शन क्रिएट करने की कोशिश की और ट्रांजैक्शन फेल हो गई, और आपको पता नहीं चल रहा है कि ट्रांजैक्शन सक्सेस हुई है या फेल। अब आप उसे दोबारा रीट्राई करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपकी दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाए, जो कि आप नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल अमाउंट ट्रांसफ़र का केस है, अगर वो दोबारा एग्जीक्यूट हो जाता है तो 2 बार क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। तो उसके लिए एक ऑप्शन ये होता है कि DynamoDB के में जब आप ये ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप इसमें क्लाइंट सेट कर सकते हैं, टोकन सेट कर सकते हैं क्लाइंट में, और वो टोकन
डायनामो डीबी आइडेंटिफाई करता है कि 10 मिनट्स तक रिपीट ना हो। अगर 10 मिनट्स में उस टोकन से दोबारा रिक्वेस्ट आती है तो डायनामो डीबी उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। तो इसमें इस तरह से आप आइडेंपोटेंसी मेंटेन करते हैं कि अगर मल्टीपल टाइम्स भी आप बाय मिस्टेक या रीट्राई कर देते हैं किसी नेटवर्क फेलियर की वजह से, तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो तब भी यूनिक रहेगी, क्योंकि डायनामो डीबी उसे आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये ट्रांजैक्शन मैं एग्जीक्यूट कर चुका हूँ और मैं इसे इग्नोर करूँगा अब, और वो 10 मिनट तक ये मेंटेन रखता है उस कैश को। तो दोस्तों इसमें जो है कॉस्टिंग जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉस्ट इसमें ना बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। तो हमने पहले पढ़ा था कि रीड कैपेसिटी यूनिट और राइट कैपेसिटी यूनिट की क्या जो है एक डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड है कि स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट रीड के लिए 1 राइट कैपेसिटी या 4 KB के लिए 1 रीड कैपेसिटी, लेकिन इसके अंदर वो डबल हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ट्रांजेक्शन्स वाला जो ट्रांजेक्शन्स यूज़ कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं डायनामो टेबल में, तो आपका जो रीड और राइट कैपेसिटी यूनिट है वो डबल कंज्यूम होगा। तो लेकिन इसके लिए आपको कोई एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है। RCO और WCO आपका एक ही बार कॉन्फ़िगर होगा। जब आप इसको कोड के थ्रू ट्रांजैक्शन वाला रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसमें अपने आप कंज्यूम कर लेगा डबल कैपेसिटी।